Okay, guys, let us start with this new chapter, elements of weather and climate. In the last period, we looked at how the plate tectonics move and how these are responsible for the formation of different landforms and everything. फिर हम लोगों ने जो है internal और external forces के बारे में पढ़ा अर्थ के, जो कि different landforms के कह सकते हो कि के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, राइट। अब इस चैप्टर में हम लोग जो है वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट्स को पढ़ने वाले हैं। एंड व्हेन यू आर रीडिंग अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट, देयर आर कपल ऑफ थिंग्स दैट वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड। वन थिंग इज़ दैट वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या होता है, तो ये चीज़ हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। इसके अलावा टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के प्रेशर के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर जो परमानेंट प्रेशर बेल्ट्स हैं, टाइप्स ऑफ विंड्स हैं, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर है, और डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन के, तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जो है इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद दैट। वेदर और क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो ये तो हमारे एग्जिस्टेंस के बिल्कुल जो है सेंटर में है, राइट। एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व हो गया, तो हमारे अस्तित्व के लिए बिल्कुल सेंट्रल चीज़ है कि वेदर और क्लाइमेट कैसा है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन फाइंड लॉट्स ऑफ पीपल लिविंग इन northern plains of India. You don't find the same kind of population settlement in you don't find the same level of you can say population settlement in Ladakh region है कि वहाँ का वेदर और क्लाइमेट जो है बिल्कुल डिफरेंट है। वेदर और क्लाइमेट जो है दे इन्फ्लुएंस आवर वेज ऑफ लाइफ, जैसे कि कपड़ा कैसा हम पहनते हैं, फूड कैसा हम खाते हैं, किस तरह के घर में हम रहते हैं, किस तरह की फसल हम उगाते हैं, और बाकी इस तरह की चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें जो है वो वेदर और क्लाइमेट से ही इन्फ्लुएंस्ड होती है। अब वेदर को अगर समझना है तो वेदर क्या है, तो वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, वेदर क्या हो गया, तो एटमॉस्फेयर का कंडीशन हो गया एक खास जगह पर एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, इट इज़ नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है, इट कीप्स चेंजिंग, ये बदलता रहता है। एंड इट मे चेंज फ्रॉम डे टू डे और विद इन द सेम डे इटसेल्फ। ये दिन ब दिन बदल सकता है या फिर एक दिन के अंदर ही बदल सकता है। अभी मान लीजिए कि भयानक गर्मी है, उमस है, अचानक से आसमान में बादल घिर आएंगे, बारिश शुरू हो जाएगी, ठंडी हवा चलने लगेगी, और फिर हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद जो है फिर बारिश जो बादल जो है वो ख़त्म हो जाए, छट जाए, और फिर से धूप निकल आए, फिर से गर्मी आ जाए, पॉसिबल है। तो वेदर इस तरह से जो है चेंज हो सकता है। दूसरी तरफ क्लाइमेट जो है इट रेफर्स टू द एवरेज वेदर कंडीशंस of a large area over a long period of time, okay, maybe 35 to 40 years. क्लाइमेट जो है वो एवरेज वेदर कंडीशंस जो होता है, किसी एक लंबे बड़े से एरिया का जो एवरेज वेदर कंडीशन होता है लंबे समय तक के लिए, मे बी 35 से 40 साल तक के लिए, उसको रेफर करता है। और क्लाइमेट जो है किसी भी प्लेस का दैट इज़ परमानेंट, ओके, ये जो है ऐसे जल्दी जल्दी बदलता नहीं रहता है। एंड इट डज नॉट कीप ऑन चेंजिंग, ये जो है ऐसे तेज़ी में बदलता नहीं रहता है। बदल जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारे यहाँ का ही क्लाइमेट अगर फटाक से बदल जाए तो क्या होगा फिर, राइट। अब आगे हम बात करते हैं कि एलिमेंट्स और वेदर के वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट्स क्या क्या हैं। ओके, वेदर और क्लाइमेट जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या क्या एलिमेंट इसमें कंसिडर किए जाते हैं। तो वी हैव गॉट टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन, सनशाइन एंड क्लाउड कवर। ये सारे फैक्टर्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स हैं वेदर और क्लाइमेट के, जिनको कि हम लोग देखेंगे अभी। सो लेट अस फर्स्ट बिगिन विद टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओके, अगर जो है हम टेम्परेचर की बात करें, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर की बात अगर हम करें, ओके, तो ये सारी चीज़ें टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करते हैं तो टेम्परेचर जो किसी भी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है इट कैन बी डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एयर। मतलब हवा की जो गर्मी का लेवल है या ठंडी का लेवल है, उसी को टेम्परेचर कहते हैं हम। ठीक है, जितना डिग्री है। नॉर्मली जो इंस्ट्रूमेंट जो यूज होता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए, दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड थर्मोमीटर। ओके, इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर। एंड टेम्परेचर ऑफ एयर इज मेजर्ड इन डिग्रीज। हवा का टेम्परेचर जो होता है वो डिग्रीज में नापा जाता है, और इसके जो स्टैंडर्ड हैं, कह सकते हो स्केल जो हैं, स्टैंडर्ड स्केल जो हैं इसके, थर्मोमीटर स्केल, दोज आर फ़ारेनहाइट एंड द सेल्सियस और सेंटीग्रेड। ओके, तो किसी भी जगह का जो टेम्परेचर होगा वो इतना डिग्री फ़ारेनहाइट है या फिर इतना डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड है। अब अर्थ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हीट और लाइट
दोनों का मेन सोर्स जो है वो कौन है? सन है, राइट? सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन अर्थ। अब जो हीट एनर्जी जो रेडिएट होती है सन से, ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज सोलर रेडिएशन। इसे जो है सोलर रेडिएशन भी कहा जाता है। नाउ सी द थिंग इज दैट लाइक अर्थ इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द सन एंड इट इज़ लाइक 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम इट। अर्थ जो है वो सन से काफ़ी छोटा है और ये जो है यहाँ से इससे करीब 150 मिलियन किलोमीटर दूर भी है। ओके, देयरफॉर इट रिसीव्स ओनली 1 in 2 बिलियन पार्ट्स ऑफ द टोटल रेडिएशन ऑफ द सन। और इसलिए ये जो है सिर्फ 2 बिलियन में से कह सकते हो कि 2 बिलियनवा हिस्सा जो होगा सन के टोटल रेडिएशन का, बस उतना ही ये रिसीव करता है। ठीक है, टोटल जितना भी टोटल सन का जो रेडिएशन होता है उसको 2 बिलियन से आप डिवाइड कर दो और जो भी होगा वो रेडिएशन अमाउंट वही अर्थ जो है रिसीव करता है। एंड द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ इज कॉल्ड इंसोलेशन। जितना सोलर एनर्जी जो है अर्थ के द्वारा रिसीव किया जाता है इसे इंसोलेशन कहते हैं। अब जो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रीचिंग द अर्थ सरफेस, कितना इंसोलेशन का अमाउंट जो है अर्थ के सरफेस पर पहुंचता है, इट डिपेंड्स ऑन द इंक्लाइनेशन ऑफ द सन्स रेज। ये जो है सन के रेज के इंक्लाइनेशन पर, मतलब कितने डिग्री पर जो है वो अर्थ को हिट कर रहा है या अर्थ के एरिया को हिट कर रहा है, इस पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ जो है ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट, कि दिन की रोशनी जो है कितनी देर तक रहती है, इन दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स लाइक ये जो है एक जगह से दूसरी जगह ये बदलता रहता है, ईयर के टाइम के मुताबिक भी ये बदलता रहता है। ठीक है, अब ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं कि अर्थ को जो है टोटल 3 हीट जोन्स में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड। ओके, टोटल कितना जो है सोलर एनर्जी रिसीव किया जाता है उस आधार पर जो है अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड, उस आधार पर जो है अर्थ को 3 हीट जोन्स में डिवाइड किया गया है एंड दीज आर टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड द फ्रिजिड जोन। ओके, अब टॉरिड जोन जो होगा यहाँ पर जो है सन की रेज बिल्कुल वर्टिकली आती है। एज यू कैन लाइक सी इन दिस एरिया, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है आपका, ठीक है, इस पूरे एरिया में तो यहाँ की सन रेज जो है बिल्कुल वर्टिकली हिट करती है, राइट, सीधे सीधे टकराती है इन सब एरिया में कंपेरेटिवली, और इसलिए ये जो है हॉटेस्ट जोन होता है। ओके, दिस इज लाइक सेम ये पूरा एरिया जो है ये आपका टॉरिड जोन का जो एरिया हो गया। नाउ इफ़ यू जस्ट लुक एट लाइक दिस डायग्राम, यू कैन इजीली नोटिस कि सन की रेज यहाँ पर बिल्कुल वर्टिकली हिट करती है अर्थ के सरफेस को, और इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है सनलाइट जो है वो रिसीव होता है और इस वजह से ये सबसे गर्म एरिया भी है। जबकि दूसरी तरफ जो फ्रिजिड जोन है आपका, यहाँ पर सन की रेज जो होती है वो बिल्कुल देखो एंगल पे हिट करती है, राइट, बिल्कुल स्लैंटिंग रेज जो है वो यहाँ पर वो वहाँ पर जो है सरफेस को हिट करती है और इसलिए यहाँ पर जो है टेम्परेचर काफ़ी कम होगा। ये जो हमारा पूरा एरिया है लाइक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके और कह सकते हो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ तक, ओके, ये जो है हमारा टेम्परेट जोन हो गया। टेम्परेट जोन का मतलब इस जोन में जो है, चाहे नॉर्थ की बात करो या साउथ की बात करो, तो इस जोन में जो है सन की रेज जो है वो बहुत ही डायरेक्ट भी नहीं है, साथ साथ जो है बहुत ज़्यादा स्लैंटेड भी नहीं है, और इस वजह से यहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो बीच बीच में रहता है। ओके, इट इज़ नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। ओके, तो बेसिकली 3 हीट जोन हमने देखा। टॉरिड जोन वर्टिकल रेज ऑफ सन रिसीव करता है, वर्टिकल रेज ऑफ द सन रिसीव करता है एंड दैट इज व्हाई इट इज द हॉटेस्ट जोन। फ्रिजिड जोन जो है दिस इज द कोल्डेस्ट एज दे रिसीव एक्सट्रीमली स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन, और टेम्परेट जोन जो है वो ना तो ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा है। ओके, नाउ वी हैव टू लुक एट लाइक ऑल्सो फैक्टर्स कंट्रोलिंग टेम्परेचर, कि ये जो हम लोग देख रहे थे अभी कि जो जोन का ही बंटवारा हुआ है टॉरिड, टेम्परेट एंड फ्रिजिड, वो भी किस आधार पर हुआ है? ये इनफैक्ट जो है लैटिट्यूड के आधार पर आपका हुआ है एक तरफ से। तो मतलब ये हो गया कि देखो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अगर बोलोगे तो ये सब जगह एक जैसा नहीं है, ये डिपेंड किस पे करता है? इससे पहले भी हमने पढ़ा है कि ये जो है इंसोलेशन के अमाउंट पर डिपेंड करता है, कि जिस जगह पर जितना इंसोलेशन जो है रिसीव किया जाएगा उतना ही जो है वहाँ का टेम्परेचर होगा। अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि किसी प्लेस के टेम्परेचर को जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। सो वी विल स्टार्ट लुकिंग एट इट। लैटिट्यूड, तो जैसे ही हम लोगों ने जो है डिफरेंट लाइक हीट जोन के बारे में जब हमने पढ़ा था तो उसी टाइम में हम लोग ऑलरेडी लैटिट्यूड के असर को थोड़ा बहुत देख चुके थे। ओके, इक्वेटर और इसके आसपास के एरिया जो हैं वहाँ पर जैसे देखते हो सन का बिल्कुल वर्टिकल रेज आके गिरता है, राइट, और ये वर्टिकल रेज जो होता है उसकी वजह से क्या होता है? गर्मी ज़्यादा होगी। अब जैसे जैसे आप इक्वेटर से जो है पोल्स की तरफ मूव करने लगोगे, ठीक है,
इक्वेटर से जैसे जैसे हम लोग जो है फिर पोल की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे तो सन की रेज जो है वो वर्टिकल से क्या हो जाएगी, अर्थ के कर्वेचर की वजह से, अर्थ के अपने कर्व की वजह से जो है अब सन की रेज धीरे धीरे जो है स्लैंटिंग होती जाएगी। ओके, और इस स्लैंटिंग रेज का मतलब क्या हो जाएगा कि ओवरऑल जो है इंसोलेशन का अमाउंट घटता जाएगा, टेम्परेचर जो है वो घटता जाएगा। तो मतलब आप इक्वेटर हाई टेम्परेचर जोन हो गया और उससे जैसे जैसे आप पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर जो है वो घटता जाएगा। ठीक है, तो ये आपके इक्वेटर का असर हो गया। अगला फैक्टर जो कि वैसे किसी एक खास जगह के एल्टीट्यूड को प्रभावित कर सकता है, दैट इज योर एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब सी लेवल से हाइट कितनी है आपकी। अब देखो नॉर्मली जो है हम लोग एक मिसकॉन्सेप्शन में होते हैं क्या कि सूरज जो है वो सीधा हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म करता है, ऐसा नहीं है। एटमॉस्फेयर जो है वो डायरेक्टली सन के द्वारा हीटेड नहीं होता है, बल्कि ये इनडायरेक्टली जो है अर्थ के हीट से जो है ये गर्म होता है। अब अर्थ के सरफेस के क्लोज, ओके, क्लोज टू द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस के पास जो है द लेयर्स ऑफ एयर आर डेंस एंड दे ऑल्सो कंटेन अ लॉट ऑफ वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स विच एब्जॉर्ब द हीट। ओके, अर्थ के सरफेस के पास जो एयर का जो लेयर है वो डेंस है और साथ ही इसमें ढेर सारा जो है वाटर वेपर भी मौजूद होता है और डस्ट पार्टिकल भी मौजूद होता है जो कि हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, अब जैसे जैसे अब जो है आई मीन एज यू नो लाइक मूव टू द हायर एल्टीट्यूड्स, जैसे जैसे आप हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं द लेयर्स ऑफ एयर बिकम थिनर, राइट। एयर का लेयर जो है वो थिन होता जाता है एंड दे कंटेन लेसर अमाउंट्स ऑफ वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स, और इसमें जो है कम मात्रा में अब आपको जो है वाटर वेपर या डस्ट पार्टिकल्स वगैरह मिलेंगे। जो हीट जो एब्जॉर्ब किया जाता है द हीट एब्जॉर्ब ये भी कम हो जाता है इस वजह से। तो इसलिए क्या होगा कि सरफेस के पास का जो लेयर है जहाँ पर एयर डेंस है और ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है तो वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा। जैसे जैसे ऊपर जाइएगा और एयर जैसे जैसे थिन होता जाएगा, राइट, एयर की डेंसिटी कम होती जाती जाएगी, वैसे वैसे जो है इसमें जो है कह सकते हो कि हीट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम होती जाएगी और इस वजह से इसका टेम्परेचर जो है वो घटता चला जाता है। तो बढ़ते एल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर जो है वो घटेगा और यही वजह है कि हिल स्टेशंस जो होते हैं वो प्लेन लैंड की तुलना में ज़्यादा ठंडे होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग और नेक्स्ट फैक्टर दैट वुड लाइक इन्फ्लुएंस दिस थिंग विल बी डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ओके, यहीं पर आप देख सकते हैं कि सी लेवल से जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा तो क्या हो रहा है, हर एक 65 मीटर पर क्या देख रहे हो आप, टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस घटता जाता है, राइट। 29 डिग्री सेल्सियस 165 पर और 330 पर जाके जो है ये हो जाएगा 28 डिग्री सेल्सियस और जब 495 मीटर के हाइट पर आप चले जाएंगे ये 27 डिग्री सेल्सियस सिर्फ हो जाएगा, राइट। टेम्परेचर घटता चला जाता है। अगला फैक्टर जो किसी एक जगह के टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करता है दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ओके, इसका माजरा क्या है, तो देखो लैंड जो है ये जल्दी गर्म हो जाता है और साथ ही साथ जो है ये समुद्र की तुलना में जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो दिन के टाइम में ड्यूरिंग द डे द लैंड इज वार्मर दैन द सी, दिन के टाइम में ज़मीन जो है वो समुद्र से ज़्यादा गर्म है। ओके, और दूसरी तरफ जो है तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो गर्म हवा जो है लैंड की तरफ वो जो है हल्की हो जाएगी एंड इट राइजेस एंड कूल एयर फ्रॉम द सी टेक्स इट्स प्लेस। ओके, अर्थ पर क्या हो जाएगा, लैंड के ऊपर की हवा जो होगी वो ऊपर की तरफ चली जाएगी, इसकी वजह से यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा और चूंकि समुद्र की तरफ टेम्परेचर कम होगा क्योंकि पानी को गर्म होने में ज़्यादा टाइम लगेगा ना लैंड की तुलना में, तो वहाँ की हवा जो है वो ठंडी होगी और वहाँ हाई प्रेशर से हवा जो है वो इस लो प्रेशर वाली जगह पर आके जो है भर जाएगी, राइट। तो इस तरीके से क्या होगा, समुद्र से जो है ज़मीन की तरफ हवा बहेगी जिसे कि हम सी ब्रीज कहते हैं। ओके, तो एक तो ये हो गया। दूसरी तरफ क्या हो जाएगा कि उसी में अगर मान लो कि रात के टाइम में जो है क्या होगा, अर्थ जो आई मीन लैंड जो है वो जल्दी ठंडा हो जाएगी, राइट। रात के टाइम में जो है लैंड जो है उसका टेम्परेचर जल्दी कम होगा कंपेयर टू द ओशन। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ओशन चूँकि ऑलरेडी अभी भी गर्म है तो वहाँ पर रिलेटिव जो हाई टेम्परेचर है उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि हवा जो है वो ऊपर जाएगी और उसकी वजह से लो प्रेशर क्रिएट होगा और चूँकि लैंड ठंडी हो चुकी है तो यहाँ पर हवा का हाई प्रेशर बन जाएगा जो कि फिर समुद्र की तरफ चला जाएगा, जैसे कि आप कहिएगा लैंड ब्रीज। तो इस तरह से दिन के टाइम में समुद्र से लैंड की तरफ ज़मीन की तरफ हवा चलेगी और रात के टाइम में जो है ज़मीन से समुद्र की तरफ हवा चलेगी और इस तरह से जो है हमेशा जो है ब्रीज का जो है आदान प्रदान चलता रहता है और इसकी वजह से क्या होता है कि ठंडी हवा तो हमेशा अवेलेबल रहती है, राइट। लैंड और सी ब्रीज जो है कलेक्टिवली वो क्या करते हैं, कोस्टल एरियाज के टेम्परेचर को मॉडरेट कर देते हैं, ठीक है ना। और इस वजह से वहाँ पर जो है मैरीटाइम या ओशियानिक क्लाइमेट आपको मिलता है। अब वो जगह जो कि सी से काफ़ी दूर होते हैं वहाँ पर आपको एक्सट्रीम टेम्परेचर मिलेगा।
ओके, और वहाँ पर जो है आपको कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट देखने को मिलता है। अब आगे बात करते हैं हम विंड की, कि विंड जो कि वार्मर एरिया से बहता है तो वो जो है किसी जगह के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, ठीक है, जबकि वो विंड जो कि ठंडे एरिया से बहता है वो जो है टेम्परेचर को घटा देता है। ओके, फिर ओशन करेंट्स जो हैं इनका भी असर पड़ता है। फॉर एग्जांपल जो वार्म ओशन करेंट्स होंगे, अगर गर्म समुद्र की लहरें होंगी तो वो आसपास के कोस्टल एरियाज़ के टेम्परेचर को बढ़ा देंगी, जबकि जो ठंडी जो ओशन करेंट्स होंगी वो जो है आसपास के कोस्टल एरिया के टेम्परेचर को घटा देगी। इसके अलावा जो है रिलीफ फीचर, स्लोप ऑफ द लैंड, क्लाउड, सॉइल और वेजिटेशन कवर जो है, मतलब कि घास या पेड़ पौधे सब कितने हैं, तो ये सब भी दूसरे फैक्टर्स हैं जो कि किसी जगह के टेम्परेचर को जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। Now next we will look at atmospheric pressure, but let us keep that for the next session. Just like finish the section that we have read today, okay, and see if you have understood everything properly. Okay, well then have fun. Bye bye.